Hello guys, this is our first chapter of NCERT Class 6 History, What, Where, How and When। यहाँ पे व्हाट इस चीज़ को रेफ़र कर रहा है कि हम लोग अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। वेयर इस चीज़ को रेफ़र कर रहा है कि पहले के लोग कहाँ थे। हाउ इस चीज़ को रेफ़र कर रहा है हम लोग कैसे जाने अपने पास्ट के बारे में। और व्हेन इस चीज़ को रेफ़र कर रहा है कि ये जो टाइमिंग और डेट का सिस्टम है कहाँ से आया। तो पहला टॉपिक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम लोग जान सकते हैं व्हाट पीपल एट, द क्लॉथ्स दे वर, द हाउसेज इन विच दे लाइव्ड। हम लोग जान सकते हैं पहले के लोग क्या खाते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसे घर में रहते थे। अबाउट लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्स पर्सनस, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट्स। हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं कि पहले के हंटर्स कैसे थे, कैसे हंटिंग करते थे, शिकार कैसे करते थे। हर्डर्स कैसे थे, पहले के चारवाह कैसे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। फार्मर्स कैसे थे, पहले के किसान क्या करते थे, कैसी ज़िंदगी जीते थे। पहले के रूलर्स कैसे थे, उनका रूलिंग करने का स्टाइल कैसा था। मर्चेंट्स, पहले के जो व्यापारी थे वो लोग कैसे थे। प्रीस्ट्स, जो पुजारी होते हैं उनका लाइफ कैसा था। क्राफ्ट्स पर्सन, जो मूर्ति बनाते हैं या क्राफ्टिंग करते हैं पत्थरों में, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। आर्टिस्ट सबके बारे में जान सकते हैं, उन लोगों का लाइफ कैसा था। पहले के म्यूजिशियंस कैसे थे और पहले के साइंटिस्ट कैसे थे। हम लोग ये इसीलिए जानते हैं कि हम लोग रिलेट कर पाएँ कि हम लोग का जो लाइफ अभी का है और पहले का कैसा था और कैसे इवोल्यूशन हुआ। सेकंड टॉपिक है वेयर डिड पीपल लाइव। लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे ज़िंदगी आसान हो। जैसे आजकल के लोग शहर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारा जॉब का फैसिलिटी शहर में ईजिली अवेलेबल रहता है। तो पहले के लोग वहीं रहना पसंद करते थे जहाँ लाइफ आसान हो। जैसे कोई ऊंचा जगह पे, किसी नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि ऊंचा जगह पे पहाड़ वहाड़ पे रहने पे उन लोग को पत्थर मिल जाता था। या नदी के किनारे रहने पे ईजिली पानी का एक्सेस था, वहाँ पे हंटिंग भी कर सकते थे ये लोग। तो ये सब सुविधा देख के लोग रहते थे। कुछ कुछ जगह का नाम दिया हुआ है यहाँ, जैसे जहाँ पे उन लोगों के रहने का एविडेंस मिला है। जैसे फर्स्ट में रिवर नर्मदा है, इसको हम लोग मैप पे देख सकते हैं। सेकंड में सुलेमान और किरथार हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में है, इसको भी देख सकते हैं। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया है, इसको भी हम लोग मैप पे देख सकते हैं। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे भी एविडेंस मिला है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी जो सोन नदी है इसके किनारे भी एविडेंस मिला है। तो पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, रिवर नर्मदा। पीपल हैव लाइव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। लोग यहाँ पे कुछ लाख वर्षों से रह चुके हैं। वर स्किल्ड गैदरर्स, वो लोग के कौन थे, वो लोग स्किल्ड गैदरर्स थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। स्किल्ड गैदरर्स उनको कहते हैं जिनके पास स्किल हो कि क्या खाना है, कैसे हंटिंग करना है। खाना इकट्ठा करने का जिसके पास स्किल था, उन लोगों को हम लोग स्किल्ड गैदरर्स कहते थे। सेकंड में है सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथार हिल है, वहाँ पे भी एविडेंस मिला है। तो हियर वोमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। यहाँ पे आदमी और औरत 8,000 साल पहले गेहूँ और जौ का खेती का शुरुआत किए थे। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप्स, गोट एंड कैटल एंड लाइव्ड इन विलेज। लोग यहाँ गांव में भी रह चुके हैं, यानी गांव का भी शुरुआत यहाँ हो चुका था, गांव में रहते थे लोग। और लोग यहाँ पे एनिमल का रियरिंग करते थे, जानवर को पालते थे। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। थर्ड एग्जाम्पल है गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, उस जगह पे भी पाया गया है। Other areas where agriculture developed, the places where rice was first grown to the north or the Vindhyas। ये कुछ दूसरे एरिया है जहाँ पे खेती का शुरुआत हुआ था, और विंध्यास का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पे पहली बार चावल की खेती की गई थी। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो पहले समझ लेते हैं ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज आर ए स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज उन छोटी नदियों को कहते हैं जो कि अपने से बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। जैसे इंडस रिवर में जो जो नदियाँ आके मिलती होंगी वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हुई। इसके बारे में दिया अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। 4700 साल पहले यहाँ पे एविडेंस मिला है कि दुनिया की जो सबसे
पहले शहर थे, उसमें से कुछ शहर इस नदी के किनारे भी बसे हुए थे 4700 साल पहले। उसके लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. उसके बाद 4700 साल तो बहुत पहले हो गया, उसके बाद 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे, इसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे और कुछ सी कोस्ट पे, समुद्र के किनारे इस शहर बसा था। उसका शहर बसना शुरू हुआ, उसका एविडेंस मिला है। हमारा पांचवा जो एग्जाम्पल है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, यानी गंगा नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी सोन नदी है वहाँ पे भी मिला है। उसका कुछ दिया हुआ है, इन एंशियंट टाइम्स the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, and its rulers were very powerful and set up a large kingdom. गंगा का जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पे जो किंगडम था उसका नाम था मगध, वो एरिया का नाम था मगध, और वहाँ पे जो किंगडम था वो बहुत पावरफुल थे वहाँ के रूलर्स, और उनका किंगडम बहुत बड़ा भी था। नेक्स्ट दिया है, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. कह रहा है कि पहले लोग सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप को कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, किसी उप महाद्वीप के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में ट्रैवल करते थे, और उनका जर्नी बहुत डेंजरस भी था क्योंकि वो लोग पहाड़ से होकर गुजरते थे, मरुस्थल के थ्रू ट्रैवल करते थे, बहुत बड़ा जो डेजर्ट एरिया होता है, रिवर्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, उसमें भी उनका लाइफ डेंजरस था, सी से होकर ट्रैवल करते थे, समुद्र से। तो लाइफ डेंजरस था, उधर ट्रैवल करना डेंजरस था, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं था, लोग ट्रैवल करते थे, और लोगों के मूवमेंट के कारण, एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण नया नया कल्चरल ट्रेडिशन इवॉल्व हुआ। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, लोग अपना अपना आइडिया शेयर करते थे, जैसे स्टोन कार्व करने का आइडिया, म्यूजिक को कंपोज करने का आइडिया लोग शेयर किए, फूड कुक करने का आइडिया, जैसे खाना बनाने का तरीका लोग अपना अपना शेयर किए। तो इससे मिक्स हो गया कल्चर, और नया नया कल्चरल ट्रेडिशन सब इवॉल्व हुआ। यहाँ पे दिया हुआ है साउथ एशिया के बारे में, एक सब कॉन्टिनेंट है पिंक कलर में। तो साउथ एशिया क्या है? साउथ एशिया कुछ कंट्रीज से मिलके बना हुआ है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। इस सब एरिया को इंक्लूड किया जाएगा, तो ये सब साउथ एशिया फॉर्म करता है। South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from rest of Asia by seas, hills and mountains. साउथ एशिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से छोटा है। साउथ एशिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट पे एग्जिस्ट करता है, और एशिया तो बहुत बड़ा हो गया, सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप है, महाद्वीप इससे भी बड़ा हिस्सा हो गया लैंड का, तो फिर भी बहुत बड़ा है। और एशिया के दूसरे जो एरिया है उनसे सी के थ्रू, हिल्स के थ्रू और माउंटेन्स के थ्रू सेपरेटेड है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड। किसी ज़मीन का नाम, किसी जगह का नाम कैसे इवॉल्व हुआ? तो यहाँ पे एग्जांपल में हम ही लोग के इंडिया के बारे में दिया हुआ है कुछ डिस्क्राइब करके, कि हमेशा से किसी लैंड का नाम ऐसा नहीं था, इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। जैसे वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया जो नाम है वो इंडस से इवॉल्व हुआ है, इंडस नदी है उसके नाम से इवॉल्व हुआ है, इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इंडस रिवर को। इसमें कुछ लोगों का कहानी दिया है, जैसे ईरान और ग्रीस के लोगों का। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु कैम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it Hindos or Indos, and the land to the east of the river was called India. 2500 साल पहले जो ईरानियन और ग्रीस थे वो व्यापार के लिए इंडिया आते थे, और इंडस रिवर से वो लोग अच्छी तरह परिचित थे। इंडस रिवर को वो लोग इंडोस कहते थे या इंडोस कहते थे, और जो इंडस रिवर का ईस्टर्न पार्ट है उसको बाद में इसी तरह इंडिया नाम दे दिया गया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइव्ड इन नॉर्थ वेस्ट and who are mentioned in Rigveda. The earliest composition in Sanskrit dated about 3500 years ago.
जो हम लोग के देश के नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है, उस हिस्सा में कुछ लोग रहते थे जिनको भारत कहा जाता था, भरत, जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद संस्कृत लैंग्वेज का सबसे पहला लिखा गया बुक है, जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था। तो उन लोगों के नाम से भी हम लोग के देश का नाम भारत इवॉल्व हुआ होगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि नाम कहाँ से आया। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में पता करना। हम लोग कैसे जानते हैं अतीत के बारे में, कैसे पता करते हैं? तो यहाँ पे कुछ तरीका दिया गया है अपने पास्ट को पता करने का, जैसे सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट। कुछ माध्यम हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपने अतीत के बारे में जानते हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हस्तलिपि जिसको कहा जाता है, जो हाथ से लिखा गया है। इंस्क्रिप्शंस सेकंड में दिया हुआ है, इसको हम लोग शिलालेख कहते हैं, जो कि पत्थर पे लिखा जाता था। थर्ड में है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक विभाग द्वारा जो खुदाई में जो जो अवशेष मिलता था, उसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहते हैं। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, वैसी किताबें जो कि बहुत पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीन्स हैंड। इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हाथ से लिखा गया था, और ये लैटिन वर्ड मनु से इवॉल्व हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और जिसका मतलब होता है हाथ, मनु का मतलब। These were usually written on palm leaves or on the specially prepared bark of tree known as birch, which grows in the Himalayas. मैन्यूस्क्रिप्ट्स को आमतौर पर पाम लीफ पे लिखा जाता था, या पाम के पत्ता पे, या एक बर्च नाम का पेड़ है जो कि हिमालय में उगता है, हिमालय में, उसी के छाल को स्पेशली प्रिपेयर किया जाता था लिखने के लिए। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत सारा मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत में भी लिखा गया है, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। प्राकृत जो था कॉमन लैंग्वेज था पहले का, जो कि ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, और कुछ तमिल में भी लिखा गया है। सेकेंड में है इंस्क्रिप्शंस। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस वो लेख है जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे कि पत्थर या मेटल या धातु कह सकते हैं। थर्ड है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक विभाग द्वारा जो भी अवशेष मिलता था खुदाई में, अभी मिलता है, उसके थ्रू भी हम लोग अपने अतीत के बारे में जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल, ये सब वस्तुएं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं जो कि खुदाई में मिलती हैं। जैसे पत्थर का बना हुआ कोई सामान, हड्डियाँ, या मिट्टी का पका हुआ कोई ढांचा, या मेटल का कोई सामान, धातु का। बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल लेट इन द पास्ट। इस शॉर्टकट में हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। बोन्स का, एनिमल का और बर्ड का जो बोन्स है, उसको हम लोग यूज करते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, इसको पता करने के लिए इसमें हम लोग को हेल्प करता है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। अब जो जो खुदाई में अवशेष मिलता है, उन अवशेषों का जो जो पढ़ाई करता है, उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट, मतलब डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो लोग पहले के मकान का अवशेष को स्टडी करते हैं, जो कि पत्थर या ईंट से बने होते हैं, या पहले के पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं कि कितना दिन पहले बना था, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता था, ठीक है। और पहले का स्कल्पचर, जो जो मूर्ति उर्ति मिलता था, उसको स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और वो लोग ज़मीन के नीचे खुदाई भी करते हैं, उसमें से जो भी टूल्स मिलता है, वीपन्स मिलता है पहले के लोग का, या पेन, ऑर्नामेंट्स, जो पहले के लोग हार वार पहनते थे, पहले कैसा क्वाइन था, उसका ये लोग स्टडी करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सकावेट का मतलब होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी धरती के अंदर खुदाई करना। अब है हिस्टोरियंस कौन है। तो हिस्टोरियंस आर स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस उन स्कॉलर्स को कहते हैं जो कि पास्ट को स्टडी करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट उन स्कॉलर्स को कहते हैं जो पुराने ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि कितना दिन पुराना था, अच्छा डेट उस पर वो लोग डिसाइड करते हैं कितना दिन पहले ही रहा होगा। और हिस्टोरियंस क्रोनोलॉजी अपना लगाते हैं, उसमें लॉजिक लगा के उसको एक एक वे में लिखते हैं
कि ये हुआ पहले, इतना दिन पहले ये साक्ष्य मिला, उसके बाद ये मिला, ऐसे ऐसे लाइफ इवॉल्व हुआ। ये काम हिस्टोरियंस का होता है। इसमें दिया है ऑफ्टन यूज वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। हिस्टोरियंस जो है, जो भी इंफॉर्मेशन मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से मिलता है उसको सोर्स बोलते हैं। ये सोर्स है, सोर्स की तरह यूज करते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए। हिस्टोरियंस का काम है हिस्ट्री लिखना। अब हमारा थर्ड टॉपिक है वन पास्ट और मेनी। क्या सब किसी का पास्ट एक ही था, सब किसी का अतीत एक ही था, या सबका पास्ट अलग था? तो पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। पास्ट सब किसी का अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ herders and or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. जैसे पहले के चारवाह या खेती करने वाले किसान का लाइफ पहले के रूलर्स जैसे किंग्स या क्वींस से अलग होता था, जाहिर सी बात है। सब किसी का लाइफ अलग था, सब किसी का पास्ट अलग था। पहले के मर्चेंट्स जो व्यापारी थे उनका लाइफ अलग था क्राफ्ट्स पर्सन से, जो मूर्ति पत्थर का कुछ मूर्ति बनाते थे या कोई भी सामान बनाते थे क्राफ्टिंग करके। तो इसमें दिया हुआ है सब किसी का लाइफ स्टाइल अलग अलग था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट मीन्स। डेट का मतलब क्या होता है? जैसे 2025 एडी का मतलब क्या है, 300 बीसी का मतलब क्या है, ये सब क्यों यूज किया जाता है, कहाँ से आया? दिया हुआ है ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ईयर्स जो है, साल जो है, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काउंट होता है। जैसे जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उनका जन्म जिस साल हुआ होगा उसको 0 मान लिया गया। उसके बाद से 1 2 3 4 करके साल का काउंटिंग होता है। उससे 1 साल बाद वाले साल को 1 कहा जाता है, 2 साल बाद वाले साल को 2 करके रेफर किया जाता है। और अभी जो 2024 है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2024वां साल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। 2000 का मतलब है कि 2000 साल बाद जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, उनके बर्थ के 2000 साल बाद। ऑल डेट्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव लेटर्स बीसी, जिसका मतलब बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। जितने भी डेट हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, उनको हम लोग उनमें हम लोग बीसी लगाते हैं और बैकवर्ड काउंटिंग होता है उनका। जैसे जीसस क्राइस्ट का जिस ईयर में जन्म हुआ है, इसको 0 ईयर माना जाता है, 0 करके नंबर लाइन पे 0 होता है। फिर राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 ऐसा करके होता है। तो -1 को यहाँ +1 से ही, यहाँ माइनस वाइनस नहीं होता है डेट में। तो जीसस क्राइस्ट के 1 साल पहले को 1 कहा जाएगा, 2 साल पहले को 2 कहा जाएगा, 3 4 बैकवर्ड काउंटिंग होता है और उसमें बीसी लगता है। तो वहीं 300 साल पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, उसको हम लोग 300 बीसी कह के रेफर करते हैं। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। एडी यहाँ पे एनो डोमिनी को रेफर कर रहा है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान के काल में, भगवान के साल में, ठीक है। और यहाँ लॉर्ड कौन है? क्राइस्ट है। सो 2005 कैन ऑल्सो रिटेन एज एडी 2005। इसलिए 2005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2005 एडी। समटाइम्स CE is used instead of AD and BCE is instead of BC. The letter CE stand for Common Era and BCE for Before Common Era. अब हम लोग CE को AD के बदले यूज कर लेते हैं और BCE को हम लोग BC के बदले यूज कर लेते हैं, जहाँ पे CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा और BCE का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। तो कॉमन एरा मतलब भगवान का काल, भगवान का समय। अब कुछ और जगह का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जैसे एल्सवेयर में दिया गया था ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। हाँ, इंस्क्रिप्शन जो पहले का लेखन शैली जो था, शिलालेख जो था उस पर लेखन शैली, पहले उसमें लैंग्वेज भी था और स्क्रिप्ट भी था। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेखन शैली। जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं, इसमें लेफ़्ट से राइट के तरफ सिर्फ लिखा जाता है। उसके बाद तो पहले ऐसा भी इंस्क्रिप्शन था जिसमें पहले फर्स्ट लाइन का जो सेंटेंस है उसमें लेफ़्ट से राइट लिख दिए, सेकंड में फिर राइट से लेफ़्ट, फिर थर्ड में लेफ़्ट से राइट, ऐसे। लेकिन हम लोग का जो कॉमनली हम लोग ये लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश, इसमें स्क्रिप्ट है सिर्फ लेफ़्ट से राइट लिखने का।
तो अलग अलग लैंग्वेज था और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी था पहले इंस्क्रिप्शंस में। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। जो भी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पहले यूज किया जाता था उस समय के साथ बदल गया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस इज डन थ्रू डिसाइफरमेंट। अब इसमें कह रहा है कि जो भी शिलालेख को समझने की क्रिया है उसको हम लोग डिसाइफरमेंट कहते हैं। इसी के थ्रू हम लोग इंस्क्रिप्शंस को समझते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, रोसेता इज ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट and here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian। एक रोसेता जगह है जो कि इजिप्ट के नॉर्दर्न कोस्ट पे एक शहर है रोसेता, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाया गया है, उसमें 3 अलग अलग लैंग्वेज था और इस अलग अलग स्क्रिप्ट में भी लिखा गया था, जिसमें पहला था ग्रीक और 2 इजिप्टियन, कोई डिफरेंट लैंग्वेज रहा होगा उसका यूज किया गया था।